तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है कन्वर्जन मेथड स्टार्ट कर दिया था कि कन्वर्जन मेथड क्या होता है। वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था कि कौन कौन से हमें जो है अकाउंट्स उसमें बनाने पड़ते हैं और कैसे हमें जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है प्रॉफिट हम उससे निकालते हैं। तो उसका पूरा प्रोसीजर हम जो है इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जो स्टार्टिंग के मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और बीपी अकाउंट और बीआर अकाउंट, वो हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे और उससे जो है मिसिंग फिगर्स की कैलकुलेशन करेंगे जो हमें जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होती है। तो अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट में आपको इंटरेस्ट है अगर, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए, हमें जो है अब हम कन्वर्जन मेथड से जो है अपना प्रॉफिट निकालेंगे। यानी कि हमें जो है मेन हमारा मोटिव क्या रहेगा, अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग पीएनएल से निकलता है, ठीक है। और उसके लिए हमें जो है कुछ फिगर्स चाहिए होती है जो हमें सिंगल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड्स में तो नहीं मिलती, क्योंकि वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता। बट इनडायरेक्टली हम जो है वो फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे अगर सिंगल एंट्री सिस्टम वो रिकॉर्ड करता है उसी से ही हम इनडायरेक्टली डेबिट क्रेडिट का यूज करके वो फिगर निकाल लेंगे, ठीक है। आपके पेज बुक में पेज नंबर 184 है, चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 184 पेज नंबर पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उसके लिए कुछ फिगर्स चाहिए होती हैं, वो हम जो है निकालेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है एसरटेनिंग टोटल परचेजेस। मैंने आपको जब सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि परचेजेस और सेल्स वगैरह वो जो है सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड ही नहीं करता, बट कैश बुक रिकॉर्ड करता है, कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो इससे हमें जो है कैश परचेज तो पता लग जाती है, बट हमें जो है टोटल परचेजेस चाहिए होती है। किसके लिए? ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के लिए। तो टोटल परचेज कैसे निकलती है? टोटल परचेज इज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज से निकलती है। अब कैश परचेज तो हमें कैश बुक से पता लग जाती है, कैश परचेज तो हमें कैश बुक से पता लग जाती है। और हालांकि डबल एंट्री सिस्टम में जब इसको कन्वर्जन मेथड से कन्वर्ट करेंगे तब भी हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं और पूरे अकाउंट्स, पूरी ट्रांजैक्शन को उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां से भी हमें कैश परचेज तो पता लग जाती है, बट क्रेडिट परचेज तो रिकॉर्ड ही नहीं करता। वो उधार में हमने किसे माल दिया वो रिकॉर्ड ही नहीं करता। लेकिन ये याद रखना कि क्रेडिटर को वो रिकॉर्ड करता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो उसमें क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं कि किस किस कस्टमर से हमने, यानी कि किस किस सप्लायर से हमने जो है कितनी परचेज की है, उसको रिकॉर्ड करता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वो अकाउंट हम बना के डेबिट क्रेडिट के यूज करके क्रेडिट परचेज को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो अकाउंट हम बना लेते हैं। वही हमारा फॉर्मेट रहेगा, सेम लेजर पोस्टिंग जैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस साइड हुआ क्रेडिट, इस साइड हुआ डेबिट, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम? क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं। क्रेडिटर अकाउंट बना के हम जो है परचेजेस को जान सकते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। उससे क्रेडिटर अकाउंट में जो है इलस्ट्रेशन 5 की हेल्प से आपको बनाऊंगा, ठीक है। इसमें हमें जो है सब कुछ गिवन होता है और आपको जो है फॉर्मेट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट का जो है फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्रेडिटर हमारे जो है लायबिलिटी नेचर का होता है, तो मतलब कि बैलेंसिंग जो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। इसका मतलब जब बढ़ेगा जब क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, घटेगा तो डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 आपका पेज नंबर 185 पे दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश परचेज, जो हमें कैश बुक से पता लगा है, ठीक है। वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है क्रेडिटर एज ऑन जनवरी 1 2013, मतलब बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है जनवरी 1 का, तो बैलेंस यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। और यहाँ 800 रुपये हमें जो है बीडी गिवन है। फिर लिखा हुआ है कैश पेड टू क्रेडिटर। अब दोस्तों कन्वर्जन मेथड के अंदर आपको यहाँ तो पता लग जाएगा कि किस ट्रांजैक्शन से क्रेडिटर घट रहा है, किस ट्रांजैक्शन से बढ़ रहा है, ताकि हम उसको डेबिट क्रेडिट करें। बट कन्वर्जन मेथड के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा हर लेजर पोस्टिंग की सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएं। वहाँ पे बना के नहीं दिखानी आपको एग्जाम में, सोचनी है, फिर उस हिसाब से आप डेबिट क्रेडिट करेंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले
कैश पेड हुआ है क्रेडिटर को, इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, सबसे पहले कैश गया तो कैश तो क्रेडिट होगा, और यहाँ लायबिलिटी भी कम हो रही है क्योंकि हम क्रेडिटर को अपने कैश दे रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी का अकाउंट जो है क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर या कस्टमर अकाउंट या सप्लायर हम बोलेंगे, ठीक है, उसको डेबिट कर देंगे और टू कैश कर देंगे। अब कैश बुक बनाएंगे तो उसमें तो वो क्रेडिट होगा ही होगा कैश बुक, यहाँ हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट डेबिट हो रहा है तो यहाँ इसको डेबिट करेंगे, नाम क्या डालेंगे उसके नीचे वाला, ऐसी लेजर पोस्टिंग होती है तो टू कैश या बैंक। यहाँ वैसे ही देखिए अगर हम क्रेडिटर को अपने कैश पे कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर घट रहे हैं और वैसे ही डेबिट में जाएगा। क्या अमाउंट है 3100, ठीक है। फिर लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की क्या एंट्री बनेगी देख लो आप, क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिटर या सप्लायर को हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, यही तो होती है जनरल एंट्री, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अगर हम किसी से उधार में परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या वो क्रेडिटर उसका नाम आ जाएगा, और अगर वही माल उसको रिटर्न कर देंगे तो सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही तो एंट्री होगी। और यहाँ हम परचेज रिटर्न अकाउंट तो बना नहीं रहे, बट कौन सा सप्लायर का अकाउंट यानी क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, उसमें डेबिट करने को बोल रहा है तो उसमें डेबिट कर देंगे टू, और नाम उसके नीचे वाले के देंगे टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हुई है कितने की, 100 रुपये की। अगर हम अपने सप्लायर को जो परचेज की है वो रिटर्न कर देते हैं तो हमारे क्रेडिटर जाहिर सी बात है वो घट जाएंगे, तो इसीलिए डेबिट कर दिया उसको। फिर लिखा हुआ है क्रेडिटर एज ऑन December 31 लास्ट, यानी कि बैलेंस सीडी इसका गिवन है। अगर बैलेंस बीडी हमारा क्रेडिट साइड है तो बैलेंस सीडी किस साइड हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी हमें जो है गिवन है 1340 का, ठीक है। ये हमारा बन गया क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। हमेशा आपको कुछ भी अकाउंट बनाने हो तो सबसे पहले जर्नल एंट्री सोचिए, फिर उसकी जो है पोस्टिंग करिए, और हमेशा आपका जो है बैलेंसिंग फिगर से कुछ ना कुछ बैलेंस तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और हम यहाँ की बात करें तो डेबिट साइड साफ नज़र आ रहा है कि वो बड़ा हो रहा है, इसको कर लेंगे 3100 प्लस 100 और प्लस 1340, तो ये जो है 4540 रुपीज़ हो रहा है, दोनों साइड इसको लिख देंगे। और यहाँ जो है बैलेंसिंग फिगर से एक अमाउंट बच रहा है जिसको हम 800 रुपये माइनस करेंगे तो 3740 हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट बच रहा है। अब वो अमाउंट किस चीज़ का बच रहा है, ये इसमें जो है आपको अपना अकाउंटिंग एक्सपीरियंस कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा। और आप यहाँ देखिए कि क्रेडिट साइड से ये जो है हमारा अमाउंट बच रहा है, क्रेडिट साइड से बच रहा है, और क्रेडिट साइड में हमारा जो है बैलेंस आता है, लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है क्रेडिटर, और क्रेडिट साइड में हमेशा वही बैलेंस होता है जो लायबिलिटी नेचर के अकाउंट को इंक्रीज करता है, यानी कि क्रेडिटर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में अमाउंट बच रहा है ना, तो ये अमाउंट जाहिर सी बात है कि इसको इंक्रीज कर रहा होगा क्रेडिटर को। और ये साफ साफ हमें पता है कि क्रेडिटर किससे बढ़ते हैं, जब हम उधार पे माल किसी से लेते हैं उसी से ही तो बढ़ते हैं, क्रेडिटर उसी से ही तो बढ़ते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाय क्रेडिट परचेज। ये हमारा किससे निकला, बैलेंसिंग फिगर से निकला, क्रेडिट परचेस हमारी निकल के आ गई, ठीक है। इसमें आपको जो है अपना थोड़ा अकाउंटिंग एक्सपीरियंस यूज़ करना होगा, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। बाकी अगर एनआईएस की बात करूँ तो हमेशा आपको जो है क्रेडिट परचेस का ही क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आगे आप जाओगे तो इसका कोई भरोसा नहीं होता, कहीं पे भी आपको दे दे। यहाँ क्रेडिट साइड दिया है तो हमेशा आपकी क्रेडिट सेल ही निकलेगी क्योंकि वही इंक्रीज कर रहा है। और अगर डिग्रीज की बात करें तो कभी कभी आपको कैश या बैंक का बैलेंस नहीं दिया होगा। इससे आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है कि भैया किसकी वजह से जो है क्रेडिटर घट सकता है, भैया उसको हम कैश दे दें तब घट सकता है, ठीक है, डिस्काउंट उसने दे दिया तब घट सकता है, तो ज़्यादातर इसमें कैश हम दे दें उससे हमारा जो है घट सकता है। अगर कैश दे रखा है तो परचेज रिटर्न हो सकता है या बैलेंस सीडी हो सकता है, कभी कभी नहीं गिवन हो तो उससे भी हमारा जो है बैलेंसिंग निकल सकता है। तो क्रेडिट परचेज हमारी क्रेडिट अकाउंट से आ गई, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड वैसे ही करता है। कैश परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें तो कैश परचेज 1700 हमें जो है 1700 गिवन है, तो टोटल परचेज इज इक्वल्स टू 1700 प्लस 3740, और अगर इसी में ही हम जो है 1700 प्लस कर दें तो 5440 हमारी जो है
टोटल परचेज निकल के आ गई। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में देखें, बिल्कुल 5440 हमारा आंसर है, और इसी टोटल परचेज को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से आप जो है क्रेडिट परचेज निकाल के टोटल परचेज भी जो है निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं बिल पेबल अकाउंट बनाने को, हम जो है सीखते हैं बिल पेबल अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसको हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि बिल पेबल अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। देखिए, बिल पेबल अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि बिल पेबल हमें जो है कितने एक्सेप्ट हुए, कितने बिल पेबल मिले। देखिए साफ साफ हमें नजर आ रहा है बिल पेबल हमारी जो है परचेस पे इफेक्ट डालेंगे। बिल पेबल कितने एक्सेप्ट हुए हैं उसको मिलने का क्या मतलब है कि कितनी हमने जो है क्रेडिट परचेस की है। बिल पेबल क्यों मिलते हैं हम, क्योंकि हम उधार पे परचेज करते हैं, उधार पे माल खरीदते हैं और अपने जो है सप्लायर को एक लीगल गारंटी देते हैं कि हम उसे जो है पैसा दे देंगे। तो साफ साफ ये पता लग रहा है कि हम क्रेडिट परचेज करते हैं तभी हमें जो है बिल पेबल एक्सेप्ट होंगे। टोटल परचेज पे इफेक्ट डाल रहा है, तो इसका मतलब टोटल परचेज हमारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो उस पर भी इफेक्ट डालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा, प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा। तो ये बनाना तो हमें ज़रूरी है क्योंकि एक्यूरेट हमें जो है प्रॉफिट निकालना है। तो कितने बिल पेबल एक्सेप्ट हुए उससे हमें जो है टोटल परचेज पता लग जाएगी, यानी कि उसकी क्रेडिट परचेज पता लग जाएगी, वो भी तो बढ़ेगी तो उस पर भी इफेक्ट डालेगा। तो ये भी हमें जो है पता लगाना ज़रूरी है। बिल पेबल बढ़ेंगे तो इट मीन्स क्रेडिटर बढ़ गए हमारे, तो क्रेडिटर बढ़ गए तो इट मीन्स हमारी क्रेडिट परचेज बढ़ गई। तो दोनों अकाउंट आपस में कनेक्टेड है। और इस वीडियो में जो है मैं आपको बिल पेबल अकाउंट अभी बनाना सिखा रहा हूँ। तो इस स्लाइड में आपको जो है दोनों अकाउंट हम जो है बनाएंगे, एक तो क्रेडिटर का भी और बिल पेबल का भी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में यूज कर रहा हूँ, पेज नंबर 186 है, उसको खोल लीजिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसमें दो अकाउंट हम बनाएंगे अभी। ये हमारा हो गया बिल पेबल अकाउंट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिटर अकाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है दोस्तों, दोनों सेम नेचर के अकाउंट है, यानी कि दोनों लायबिलिटी नेचर के अकाउंट है। दोनों का क्या है, बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो इट मीन्स अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा दोनों, और घटेंगे तो दोनों डेबिट होंगे। ठीक है, और पहले भी मैंने आपको बोला है कि हमेशा लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री अपने बना के कीजिए, वहाँ एग्जामिनेशन में नहीं बनाना, बट हमें जो है सोच के करना है। सबसे पहले हमें जो है इलस्ट्रेशन 6 में गिवन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल पेबल। तो बैलेंस हमारे यहाँ होता है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस का होता है, तो बैलेंस हमारी शुरुआत यहाँ से होगी क्रेडिट साइड से। तो इसके लिखेंगे बाय 15,000 बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो इसका भी बीडी क्रेडिट साइड में होगा, लायबिलिटी नेचर का है, बाय बैलेंस बीडी। तो क्रेडिटर के अकाउंट में डालेंगे 18,000। फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल पेबल। भैया क्लोजिंग बैलेंस, बिल पेबल का क्लोजिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा और हमेशा एंड में आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और कितना है 21,000। दूसरा उस इलस्ट्रेशन में लिखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, सेम एज इट इज यहीं पे ही आएगा डेबिट साइड में क्रेडिटर अकाउंट के। क्या लिखा हुआ है 12,000 उसका अमाउंट है। ठीक है, 12,000 उसका अमाउंट है। सारे बैलेंसिंग हमने पुट कर दिए। अगली ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। हमने जो है अपने क्रेडिटर को कैश पे किया है। साफ साफ हमें पता लग रहा है कि हमारे क्रेडिटर कम हो रहे हैं, उसको डेबिट साइड में हम पोस्ट करेंगे। बट फिर भी जर्नल एंट्री बनाइए। अगर हम अपने क्रेडिटर को, अपने सप्लायर को अगर हम पेमेंट करते हैं तो एक तो हमें कैश जाएगा, तो कैश को कर देंगे क्रेडिटर टू कैश अकाउंट, और अपने सप्लायर को दे रहे हैं, सप्लायर को डेबिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश बुक में कैश क्रेडिट हो जाएगा, वो तो हम बना नहीं रहे, बट हम बना रहे क्रेडिटर अकाउंट हम बना रहे हैं, और क्रेडिटर को हमें डेबिट करने को बोल रहे हैं तो डेबिट करेंगे टू, क्या नाम देंगे, कैश का, टू कैश अकाउंट। और कितना हमने पे किया है वो लिखा हुआ है 90,600 हमने पे किया है। ठीक है, हो गया। तो दोस्तों अगली एंट्री है बिल पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों डिस्चार्ज का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन, सारे ऑब्लिगेशन से हम फील फ्री हो गए। अब बिल पेबल्स के ऑब्लिगेशन से हम कैसे फ्री होंगे, क्योंकि अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारे सारे राइट्स मतलब सारे ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएंगे, हम पेमेंट कर देते हैं।
तो डिस्चार्ज हो गया बिल पेबल, हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी, तो हमारे सारे बिल पेबल खत्म हो गए। अगर बिल पेबल खत्म होते हैं तो इट मीन्स लायबिलिटी कम होगी, तो बिल पेबल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट करेंगे, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। और क्या दे के हमने सारे ऑब्लिगेशन खत्म किए हैं, कैश दे के, तो टू कैश या बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री हमें ये कहती है। यहाँ हम कैश अकाउंट तो बना नहीं रहे, अगर बना रहे हो तो उसको क्रेडिट कर देते क्या है, बीपी अकाउंट बना रहे हैं, बिल पेबल अकाउंट बना रहे हैं, वो हमें बोल रहा है डेबिट करने को। तो बीपी अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, टू नाम किसका डालेंगे, उसके रिश्तेदार का। लेजर पोस्टिंग ऐसी करते हैं, टू कैश बैंक, और जो अमाउंट दिया हुआ है हमें बिल पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 26,700 रुपये। और साफ साफ हमें नज़र आ रहा है अगर हम कैश दे देते हैं उसके बदले, बिल पेबल के बदले हमारे बिल पेबल घट जाएंगे तो वैसे ही डेबिट होंगे। जर्नल एंट्री फिर भी हमें बनानी है, एग्जाम में नहीं बनानी, रफ वर्क में बनानी है, ताकि हमें जो है पोस्टिंग समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। फिर हमें जो है अगली एंट्री गिवन है परचेज रिटर्न की। भैया परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न की क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर हम उधार पे माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या टू सप्लायर या क्रेडिटर। और अगर माल वापस देते हैं भैया उसको डेबिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, सप्लायर को डेबिट कर दो, सप्लायर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, वो हमें डेबिट करने को बोल रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट ये रहा, डेबिट करेंगे, नाम किसका डालेंगे, उसके रिश्तेदार का, उसका रिश्तेदार कौन, परचेज रिटर्न, ठीक है। और अमाउंट क्या गिवन है हमें 3600। और साथ साथ हमें पता लग रहा है अगर हम परचेज रिटर्न कर देते हैं तो उतना ऑब्लिगेशन हमारा खत्म। 3600 रुपये का माल हमने खरीदा था, वो वापस कर दिया, क्या हमें अभी 3600 रुपये देने हैं, भैया माल ही हमने वापस कर दिया, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए, वैसे ही उसको डेबिट करेंगे। फिर हमारा लिखा हुआ है कैश परचेज, ये कहीं पे भी नहीं आएगा स्टेटमेंट में, ठीक है। अब आ गई बैलेंसिंग की बारी। सबसे पहले आप जब भी अगर बीपी अकाउंट बनाए तो सब बीपी और क्रेडिटर अकाउंट साथ बनाए, तो सबसे पहले बीपी अकाउंट को आप बैलेंसिंग उसकी करेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं, साफ साफ हमें पता लग रहा है कि डेबिट साइड हमारी बड़ी है 26,700 प्लस 21,000 47,700, दोनों साइड लिख देंगे। और डेबिट साइड का बैलेंस जो है बच रहा है, माइनस कर देंगे 15,000, 32,700 हमारा जो है बैलेंस बच रहा है। अब ये बैलेंस किस चीज़ का बच रहा है, इसके लिए भी आपको अपना क्या अकाउंटिंग एक्सपीरियंस यूज़ करना होगा। देखिए ये बैलेंस जो है क्रेडिट साइड बच रहा है हमारा, क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस बच रहा है, तो इट मीन्स ये बैलेंस बिल पेबल को इंक्रीज करेगा, ये बैलेंस बिल पेबल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो आप बताइए कि बिल पेबल को कौन सा ऐसा बैलेंस है जो बढ़ाता है, किस वजह से बिल पेबल हमारे बढ़ते हैं, भैया जितने हमें जो है बिल पेबल मिलते हैं उसकी वजह से बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा हमें बिल पेबल मिलेंगे उससे सीधे तो हमारे क्या होगी, बिल पेबल बढ़ेंगे, बिल पेबल का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, बाय बिल पेबल एक्सेप्टेड। कितने हमें जो है बिल पेबल मिले, किससे निकला, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। और हमेशा एनआईएस की मैं बात करूं तो इसी का ही आपका बैलेंसिंग फिगर हमेशा निकलेगा। क्रेडिट साइड जब भी बैलेंस निकलेगा इसी का ही निकलेगा। और डेबिट साइड अगर कोई बैलेंस होगा या तो वो बैलेंस सीडी का होगा, अगर बैलेंस सीडी आपको नहीं गिवन, सिर्फ बैलेंस बीडी गिवन है। अगर बैलेंस सीडी भी गिवन है तो साफ साफ पता लग रहा है कि हमने कैश दे दिया, हमारा बिल पेबल कम हो गए, तो वो कैश का बैलेंस बचेगा। एनआईएस में तो कभी भी आपका नहीं बचेगा, एनआईएस के कोई भी क्वेश्चन में ना एग्जाम में आएगा, बट आगे आप जाओगे कॉन्सेप्चुअली मैं आपको जो है सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बिल पेबल एक्सेप्ट हुए हैं तो इट मीन्स क्रेडिटर घटे हैं, क्या जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री सुनिए, अगर बिल पेबल एक्सेप्ट होते हैं तो क्रेडिटर इट मीन्स घटते हैं, क्योंकि हमें लीगल गारंटी मिल गई कि वो पैसा दे देगा, तो क्रेडिटर किस चीज़ के, अगर बिल पेबल बढ़ते हैं, ठीक है, बिल पेबल बढ़ेंगे तो क्रेडिटर घटेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ये लायबिलिटी बढ़ी, ये लायबिलिटी घटी, तो यही जर्नल एंट्री होगी। देखिए यहाँ पे हम दोनों अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के दोनों अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोनों में पोस्टिंग जाएगी। एक में तो पोस्टिंग चली गई, यहाँ क्रेडिट हो रहा था, यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, बट यहाँ पे डेबिट करना हम भूल गए, मतलब डेबिट भी करेंगे, उससे हमारा जो है क्रेडिटर घटे, ठीक है।
क्रेडिटर हमारा डेबिट आ रहा है तो डेबिट करेंगे, नाम किसका डालेंगे, बिल पेबल अकाउंट का, टू बिल पेबल अकाउंट, और ये फिगर हमने ली है, ठीक है, बिल पेबल अकाउंट से, फिगर टेकन लिख देंगे, ठीक है। जब भी डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होता है तो वैसा वर्सा मोड में आ जाता है, यहाँ क्रेडिट में था यहाँ डेबिट में आ गया, देखो, ठीक है, यहाँ क्रेडिट में था यहाँ डेबिट में आ गया, नाम डालेंगे 32,700 रुपये। यही कनेक्शन था इस दोनों अकाउंट में, बिल पेबल अकाउंट इसीलिए हम बना रहे थे। यहाँ देखो एक बैलेंस निकला, उसने क्रेडिटर को डिक्रीज कर दिया, क्रेडिटर को डिक्रीज मतलब टोटल परचेज में हमारी जो है डिक्रीजन आ जाएगी, टोटल परचेज हमारी थोड़ी कम आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में कैश परचेज गिवन थी, उसके आगे कोई एंट्री नहीं है। अब इसको भी जो है हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, साफ हमें पता लग रहा है डेबिट साइड हमारी बड़ी है, 1,38,900 आ जाएगा दोनों में, और माइनस करेंगे 18,000, 1,20,900 आ जाएगा, ठीक है, 1,20,900। अब ये बैलेंस किसका है, अकाउंटिंग एक्सपीरियंस यूज करो, और वैसे ही हमें ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ये बैलेंस जो है क्रेडिटर को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, और हमेशा क्रेडिट पे परचेज करना ही हमारे क्रेडिटर को बढ़ाती है, उसी वजह से ही तो बढ़ते हैं। तो ये हमारे बैलेंसिंग फिगर से निकल आ जाएगी क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर से 1,20,900 रुपये, और आंसर में देखें तो 1,20,900 हमारे सही हैं। अभी मैंने बोला कि ये बैलेंस जो है बिल पेपर का डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट परचेज को, मैं गलत था, इंक्रीज करेगा, सॉरी, क्योंकि डेबिट साइड में क्या है, देखिए अगर ये 32,700 नहीं होते तो यहाँ 32,700 माइनस करके आ जाते, 32,700 में जो है बिल पेबल से पता लग गए, इसीलिए हम अपने जो है बिल पेबल अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट परचेज हमारी ज़्यादा होगी, और कैश परचेज हमें गिवन है 77,400, और टोटल परचेज हमें निकल के आ जाएगी, टोटल परचेज इक्वल्स टू 77,400, यानी कि कैश परचेज, क्रेडिट परचेज हमने यहाँ से निकाल ली 1,20,900, और अगर इसमें हम प्लस करते हैं 77,400 तो टोटल परचेज 1,98,300 हमारी निकल के आ जाएगी टोटल परचेज, और इसी को ही हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम से टोटल परचेज कैसे निकाली जाती है वो हमने सीख लिया, कैश प्लस क्रेडिट, और क्रेडिट परचेज हमारी किससे निकल के आ जाएगी, बीपी अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट से, क्योंकि दोनों एकदम कनेक्टेड अकाउंट है, दोनों के बैलेंस ट्रांसफर होते हैं, तो इससे हमारी जो है क्रेडिट सेल पे असर पड़ता है, इसीलिए हम दोनों अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब हम जो है बैलेंस कौन सा निकालेंगे, टोटल सेल्स का। तो दोस्तों टोटल सेल्स दो चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि परचेज बनती थी, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स कि जो हमने उधार पे सेल की है, और प्लस करेंगे कैश सेल्स जो हमने कैश पे बेचा है माल, एक तो उधार पे बेचा है हमने, और हमने जो है कैश पे बेचा है, उससे हमारी जो है टोटल सेल्स निकल के आ जाती है, ठीक है। कैश सेल्स हमारी कैश बुक से पता लग जाती है कि कितने हमने जो है कैश सेल्स किया है। क्रेडिट सेल के लिए हम जो है डेटर अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम जो है डेटर अकाउंट को सीखते हैं कि डेटर अकाउंट में जो भी क्रेडिट सेल होगी वो कैसे जो है निकाली जाती है। तो डेटर अकाउंट बनाने के लिए मैं भी जो है एक इलस्ट्रेशन यूज़ करूँगा, इलस्ट्रेशन 7, ठीक है, पेज नंबर 188 पे है। तो यहाँ हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, डेटर अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड, इसको हम क्या नाम देंगे, डेटर अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है टोटल डेटर अकाउंट, एक ही बात है, टोटल डेटर या डेटर अकाउंट जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। ये एसेट नेचर का अकाउंट है, इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि शुरुआत जो है बैलेंसिंग की आपकी डेबिट से होती है। तो इट मीन्स अगर बढ़ता है ये अकाउंट तो डेबिट किया जाएगा, घटता है तो क्रेडिट किया जाएगा। डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। यहाँ इलस्ट्रेशन 7 में लिखा हुआ कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। टोटल सेल्स हमें जाननी है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों। फिर पहले लिखा हुआ है डेटर एज ऑन जनवरी 1, 2013, जनवरी 1 में, यानी कि बैलेंस बीडी है, डेबिट साइड में डालेंगे 40,800। फिर लिखा हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर हम वो होते हैं जिन्हें हम जो है पैसा यानी कि उधार पे सेल करते हैं, उन्हें हमें पैसा देना होता है। तो उन डेटर से हमें कैश मिल गया, जनरल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। और किससे आया, डेटर से आया तो डेटर को टू कस्टमर या फिर डेटर, ठीक है।
उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट घट गया। अगर कैश आया, एक एसेट बढ़ा उसको डेबिट कर दिया, एक घटा तो उसको क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर अकाउंट। कैश अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, कैश बुक बना नहीं रहे, वरना उसको हम डेबिट कर देते। यहाँ हम कस्टमर का अकाउंट यानी कि डेटर अकाउंट बना रहे हैं। डेटर में हमें क्रेडिट करने को बोल रहा है, क्रेडिट कर देंगे बाय नाम उसके रिश्तेदार का, बाय कैश। ठीक है, कैश हमें मिला है 1,21,600 हमें कैश मिला है। और वैसे भी ये कैश जो हमें जब हमें कैश मिलता है तो डेटर हमारे घटते हैं, उसको क्रेडिट ही करना होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। कुछ सेल्स रिटर्न होगी, साफ साफ पता लग रहा है कि हमने उधार पे माल बेचा था, अब वो उधार वाला माल उसने हमें वापस दे दिया, तो इसकी मतलब वहाँ से भी हमें जो है डेटर घटेंगे। फिर भी जर्नल एंट्री फिर भी आपने बनानी है। सबसे पहले अगर उधार पे सेल करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे भैया, कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर हमने वही सेल्स रिटर्न कर दी उसको डेबिट उल्टा कर दो, सेल्स रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। पहले सेल क्रेडिट में थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर या कस्टमर अकाउंट। ठीक है, यहाँ डेटर क्रेडिट हो रहा है, सेल रिटर्न हम बना नहीं रहे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो बाय नाम किसका, उसके रिश्तेदार का, ऊपर वाले का। सेल्स रिटर्न कितना है 10,800। अब इसका यही मतलब हुआ कि सेल्स रिटर्न की वजह से हमारे डेटर घट गए। लेजर पोस्टिंग मैंने सिखाई थी आपको। फिर है बैड डेट्स, कुछ पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स हमारे एक्सपेंस नेचर के अकाउंट होते हैं, मतलब कि हमारा नुकसान बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो बैड डेट तो होंगे डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और कौन सा पैसा डूब गया भैया, डेटर वाला पैसा डूब गया, तो इट मीन्स डेटर भी हमारे कम हो गए, तो डेटर कम हो गए तो उसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे टू डेटर अकाउंट। नेट जर्नल एंट्री हमारी क्या बनी, बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर अकाउंट्स। वैसे ही बैड डेट्स की जर्नल एंट्री यही होती है, डेटर हमारा क्रेडिट में हो रहा है, भैया क्रेडिट कर दो बाय, क्रेडिट में लिखा नाम उसके रिश्तेदार का, बाय बैड डेट्स। कितने के बैड डेट्स हुए 4800 के हमारे बैड डेट्स हुए। एक डेटर था जिसे हमें पैसा लेना था, वो पैसा डूब गया, तो मतलब डेटर हमारे कम हो गए, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा। मैंने पहले ही बोला था जब कम होंगे तो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। फिर लिखा हुआ है डेटर एज ऑन December 31, 2013। बैलेंस सीडी है, अगर बैलेंस बीडी यहाँ आ रहा है तो बैलेंस सीडी कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखा हुआ है 55,200। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कैश सेल्स। कैश सेल्स से कोई मतलब नहीं है, कैश में जब सेल करेंगे तो डेटर किस चीज़ के। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। यहाँ साफ साफ हमें पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड हमारी बड़ी आएगी, 1,21,600 प्लस 10,800 प्लस 4,800 प्लस 55,200, 1,92,400 इसका अमाउंट आ रहा है, दोनों साइड लिख देंगे। और क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, माइनस कर देंगे 40,800, 1,51,600 हमारा जो है अमाउंट बच रहा है बैलेंसिंग फिगर से। किससे, बैलेंसिंग फिगर से। अब ये किस साइड अमाउंट बच रहा है, डेबिट साइड बच रहा है, तो मतलब ये अमाउंट डेटर को बढ़ाएगा। साथ साथ हमें पता लग रहा है, अगर आप अपना अकाउंटिंग एक्सपीरियंस यूज करेंगे, कि डेटर किसकी वजह से बढ़ते हैं। जब हम उधार पे बेचते हैं तभी तो हमारे डेटर बढ़ते हैं, तभी तो हमें जो है देनदार हमें बढ़ते हैं, पैसे देने वाले बढ़ते हैं। तो ये बैलेंस जो है क्रेडिट सेल का है, टू क्रेडिट सेल्स। बैलेंसिंग फिगर से हमारी बच गई। मान लीजिए कभी कभी आपको क्रेडिट सेल गिवन है, तो या तो वो बैलेंस बीडी का अमाउंट होगा। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड कोई अमाउंट बचता है तो ज़्यादातर इसका मतलब कि हमने कैश दे दिया अपने डेटर को, कैश उन्होंने दे दिया हमें, तो कैश का बैलेंस बच सकता है, या तो फिर बैड डेब्ट्स का बैलेंस बच सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं है, एनआईएस में तो फिक्स है कि हमेशा आपका क्रेडिट सेल ही बचेगा, बट आगे आप अगर पढ़ोगे तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा बैलेंस बचेगा। इसके लिए आपको अपना कौन सा एक्सपीरियंस, अकाउंटिंग एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी इलस्ट्रेशन 7 में मैंने डेटर अकाउंट तो बना दिया था, अभी मिटा दिया मैंने, उसमें हमने टोटल परचेज नहीं निकाली। अब टोटल परचेज कैसे निकलेगी, देखो टोटल परचेज टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स हमें इलस्ट्रेशन में गिवन है 1,13,600 प्लस कर देंगे क्रेडिट सेल जो अभी अभी हमने बैलेंस फिगर से निकाली, वो थी 1,51,600। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी कैश परचेज जो है 2,65,200 हमारी जो है
टोटल सेल्स निकल के आ जाएगी और इसी को ही हम अपने कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एक हिसाब से लेजर अकाउंट ही है, ये लेजर पोस्टिंग ही हमें करनी होती है। अब फिर से ये सवाल उठता है कि बिल रिसीवेबल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। देखिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट भी हमारे क्रेडिट सेल पे क्रेडिट सेल्स जो होती है उस पर इफेक्ट डालता है। क्रेडिट सेल पे अगर इफेक्ट डाल रहा है तो इट मीन्स वो टोटल सेल्स पे इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, जितने हमें बिल रिसीवेबल मिले एक्सेप्ट हमने किए, इसका क्या मतलब हुआ, उतनी हमने क्रेडिट सेल्स की होगी। जितने हमें बिल रिसीवेबल मिले उतना हमने उधार पे माल बेचा है, तभी तो मिले हैं। उधार पे माल बेचा, सामने वाली पार्टी ने हमें जो है लीगल गारंटी दे दी कि वो हमें पैसा दे देगा, तो इट मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि हमें बिल रिसीवेबल में वो मिले, और बिल रिसीवेबल मिले तो क्रेडिट सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही हमने माल बेचा होगा, तो वो भी असर डालेगा क्रेडिट सेल्स पे, और क्रेडिट सेल्स असर डालेगी टोटल सेल्स पे, और टोटल सेल्स पे अगर असर है तो वो इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट पे भी इफेक्ट डालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे भी इफेक्ट डालेगा, नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए हम जो है एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये सारे अमाउंट जो है डेबिट क्रेडिट का फंडा ये यूज़ करते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट और डेबिटर अकाउंट बनाने के लिए। और बिल रिसीवेबल और डेटर दोनों आपस में कनेक्टेड अकाउंट है, तो इसीलिए अब जो है वो दोनों अकाउंट बनेंगे, ताकि आपको जो है पोस्टिंग में सिखा सकूं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, जैसे कि हमने अभी क्रेडिटर अकाउंट और बिल पेबल अकाउंट से किया था। तो ये सिखाने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 यूज़ कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो हम बना रहे हैं अपना बिल रिसीवेबल अकाउंट और दूसरा हम अपना बना रहे हैं डेटर अकाउंट। दोनों सेम नेचर, एसिड नेचर के अकाउंट है। डेबिट होंगे तो बढ़ेंगे, क्रेडिट होंगे तो घटेंगे। डेबिट होंगे तो बढ़ेंगे, क्रेडिट होंगे तो घटेंगे, ठीक है। दोनों सेम नेचर के अकाउंट है। सबसे पहले आप देख लीजिए इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 189 पे है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल सेल्स। हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल सेल्स दो चीज़ों से मिलकर बनती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हमारी डेटर अकाउंट से निकल के आ जाएगी और यहाँ से हमारे टोटल कितने बिल एक्सेप्ट हुए हैं वो निकल के आ जाएंगे, जो कि ट्रांसफर होंगे डेटर अकाउंट में। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिल रिसीवेबल इन दी बिगिनिंग, बैलेंस बीडी है, बिगिनिंग है, तो बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होती है, टू बैलेंस बीडी 1560 का अमाउंट दिया। फिर लिखा हुआ है कि डेटर इन दी बिगिनिंग, तो ये डेटर का बैलेंस बीडी होगा 6160 अमाउंट है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि बिल रिसीवेबल इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। भैया बिल रिसीवेबल इन कैश हो गए, मतलब उन्होंने हमें कैश दे दिया, बिल रिसीवेबल हमारे खत्म हो गए। अगर बिल रिसीवेबल खत्म हो रहा है तो मतलब कम हो रहा है, तो इट मीन्स वो क्रेडिट होगा, ठीक है। टू बिल रिसीवेबल, टू बी आर, कैश हमें मिल रहा है तो कैश डेबिट होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हमने अच्छी तरीके से कर लिया था, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, इसकी नेट जर्नल एंट्री होगी। कैश बुक तो बना नहीं रहे, बी आर अकाउंट बना रहे हैं, बी आर को क्रेडिट करने को बोल रहा है, क्रेडिट कर देंगे बाय नाम उसके रिश्तेदार, यानी कि कैश का, कैश या फिर बैंक, दोनों हो सकता है। कितना कैश मिला, 4180। इस ट्रांजैक्शन का ये मतलब हुआ कि इन कैश हो गया, बिल वापस ले लिया, कैश दे दिया, तो बिल खत्म हो गए और कैश मिल गया, इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल का अकाउंट है। बिल रिसीवेबल कम हो रहा है इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से कम हो रहा है, कैश की वजह से कम हो रहा है, इस मतलब ही यही है इस ट्रांजैक्शन का। फिर लिखा हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। भैया डेटर से भी हमें कैश रिसीव हो गया, अगर डेटर से कैश रिसीव हो रहा है तो डेटर कम हो जाएंगे, तो टू डेटर तो यहाँ आ जाएगा, और कैश मिल रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेट एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश बुक तो बना रहे होते हैं तो उसको डेबिट कर दें, बट अब बना नहीं रहे, डेटर अकाउंट बना रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे बाय उसका रिश्तेदार का नाम लिखेंगे क्रेडिट में, कैश, और मिला कितना कैश, 14,000। भैया डेटर से हमें कैश मिला इसलिए हमारे डेटर कम हो गए। फिर लिखा हुआ है कि बैड डेट्स रिटर्न हो। भैया बैड डेट्स हो गया, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया तो नुकसान हो गया, तो नेट एंट्री बनेगी, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे क्योंकि खर्चा बढ़ गया हमारा, और खर्चा जब बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाएगा। और ये पैसा किसका डूबा है, डेटर का डूबा है, तो डेटर कम हो गए, तो टू डेटर अकाउंट। एंट्री बनी बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर अकाउंट्स। डेटर अकाउंट्स हम बना रहे हैं, वो क्रेडिट कर रहे हैं तो इसमें क्रेडिट करेंगे, नाम किसका डालेंगे, बैड डेट्स का, उसके रिश्तेदार का। तो टू बैड डेट्स, और बैड डेट्स हो गए 560 रुपये के। पैसा डूब गया, डेटर कम हो गए। भैया जिसको हमने उधार पे माल दिया था वो हमारे डेटर हुए,
और वो पैसा ही डूब गया, 560 रुपये का पैसा डूब गया, तो डेटर कम हो गए, तो इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा। यही तो बोला था आपको। फिर पेज नंबर 190 पे आएंगे तो लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी हमारे डेटर के बैलेंस को घटाता है, क्योंकि हमने माल ही वापस दे दिया, तो हमारे पास डेटर का जो है ऑब्लिगेशन किस चीज़ का, सामने वाली पार्टी में। तो सेल्स, इसकी नेट एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, क्या नाम देंगे, उसके रिश्तेदार का, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की वजह से हमारे डेटर घट गए और 1740 सेल्स रिटर्न हुई है, 1740 रुपीज़। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गए, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गए, ठीक है। अब जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर होंगे तो इट मीन्स वो बिल रिसीवेबल हमारे घट गए, सामने वाली पार्टी ने जो है वो पैसा देना ही सही नहीं समझा, मतलब दिया ही नहीं, मैच्योरिटी डेट आ गई, उसके घर गए हम, उसने पैसा हमें दिया ही नहीं, तो मतलब कि बिल रिसीवेबल घट गए। अगर बिल रिसीवेबल घट गए तो क्या बढ़ गए, हमारे डेटर बढ़ गए भाई। यही तो होता है, अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं, मान लीजिए हमने क्रेडिट सेल कर दी, ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री होती है, क्रेडिट सेल अगर हम करते हैं तो जनरल एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर या सप्लाई कस्टमर टू सेल्स अकाउंट, और उसके बदले हम अगर बीआर पास कर देते हैं, ठीक है, अगर हम उसके बदले बीआर पास कर देते हैं तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सीख ली थी। डेटर मीन्स वो कस्टमर का नाम हम कर देते थे, ठीक है, अगर विशन को माल दिया है तो टू बीआर अकाउंट डेबिट टू विशन अकाउंट। और मैंने आपको बोला था जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है, जो भी हमने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री की है उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ दो एंट्री में से एक एंट्री है, उसको उल्टा कर दो। अगर उल्टा कर देंगे तो डेटर हमारा जो है डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट हो जाएगा, टू बीआर अकाउंट। ये हमने उल्टी कर दी, हमारी कौन सी होगी, डिसऑनर की एंट्री। और साफ साफ अगर हम देखें कि हमें अगर बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं मिला तो इट मीन्स डेटर बढ़ गए हमारे। पहले बिल रिसीवेबल थे, वो बीआर वाले जो है अकाउंट में आते थे, हम उसके घर गए, वहाँ पे हमें पैसा ही मिला ही नहीं, तो पैसा मिला नहीं लेकिन देना तो है उसे, भले ही लीगल ऑब्लिगेशन खत्म हो गया बट पैसा तो उसे देना है, तो इट मीन्स वो डेटर है हमारा। और यहाँ हम दोनों अकाउंट बना रहे हैं, जनरल एंट्री मैंने इसीलिए बनाई, दोनों अकाउंट बना रहे हैं। डेटर को हम कर रहे हैं डेबिट, ये रहा डेटर अकाउंट, इसको हम करेंगे डेटर डेबिट, और नाम किसका देंगे, टू बिल रिसीवेबल, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि किसकी वजह से आया, डिसऑनर की वजह से हमें जो है मिला पैसा। और डिसऑनर की एंट्री क्या है, अमाउंट है 360 रुपीज़। एक और अकाउंट में भी जाएगा, बीआर के अकाउंट भी हम बीआर बना रहे हैं लेकिन उसको हम क्रेडिट करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बाय डेटर अकाउंट, क्योंकि यहाँ डेटर का नाम था, ठीक है। और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे कि बिल जो है डिसऑनर हो गया और अमाउंट हो गया 360। देखिए एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, वाइस वर्सा में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जर्नल एंट्री पहले बनाइएगा फिर आप जो है ट्रांसफ़र करिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल डिसऑनर हो गया तो इसकी वजह से हमारे डेटर बढ़ गए, और इसका मतलब क्या हुआ कि बिल रिसीवेबल जो है डिसऑनर हो गया, इसकी वजह से हमारे डेटर बढ़ गए। साफ सी बात है, यहाँ पे भी डेटर बढ़ गए हैं, यहाँ पे जो है कम हो रहे हैं बिल रिसीवेबल, इसीलिए डेटर बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये हो गई है इसकी एंट्री। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया है तो आप इस एंट्री को भी समझ गए होंगे, ठीक है। और डिसऑनर की एंट्री हमेशा यही रहती है। अगली एंट्री है बिल रिसीवेबल एट द एंड, तो मतलब हमारा जो है बैलेंस सीडी आ गया, तो बिल रिसीवेबल में बैलेंस सीडी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और बैलेंस सीडी का आपका जो अमाउंट है वो है 1200 रुपीज़, ठीक है। अगला है डेटर एट द एंड, तो इसका भी बैलेंस सीडी आ गया डेटर का भी, तो बाय बैलेंस सीडी 5100 इसका जो है बैलेंस है। अगली एंट्री है कैश सेल्स ही। कैश सेल्स दोनों में किसी में रिलेट नहीं करता, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन तो यहाँ आएंगी ही नहीं, उधार होगी तभी तो हमने ये फंडा हमारा स्टार्ट हुआ है बिल रिसीवेबल और डेटर का, ठीक है। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। सबसे पहले बीआर का बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि वही हमारी क्रेडिट सेल को बढ़ाता है, तो उसकी बीआर करें तो यहाँ में साफ पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड हमारा बड़ा आएगा 4180 प्लस 360 प्लस 1200, 5740 हमारा जो है आंसर आ रहा है। इसको दोनों साइड लिखेंगे 5740, और अगर आंसर में देखें तो यही आ रहा है 5740, ठीक है। माइनस करेंगे 1560,
तो 4180 हमारा जो है बैलेंस बच रहा है, 4180 हमारे बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस बच रहा है। और ये उस साइड बच रहा है जो बिल रिसीवेबल को इंक्रीज कर रहा है, बिल रिसीवेबल को बढ़ा रहा है। किसकी वजह से हमारे बिल रिसीवेबल बढ़ते हैं? जितने हमें बिल मिले हों। तो ये बैलेंस किसका है? टू बी आर एक्सेप्टेड, टू बी आर एक्सेप्टेड, इतने हमें जो है बिल मिले, 4180 रुपये के हमारे बिल मिले। अगर बिल मिल रहे हैं तो एंट्री क्या बनती है? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ बिल मिल रहे हैं हमें, अगर बी आर मिल रहे हैं तो इट मीन्स हमारे डेटर भी तो घट रहे हैं। अगर कोई बंदा हमसे जो है उधार पे माल खरीद रहा है तो इट मीन्स वो हमारा डेटर हुआ, उसने हमें बिल दे दिया, एक लीगल ऑब्लिगेशन दे दिया कि मैं आपको पैसा दूंगा ही दूंगा 3 महीने बाद, लीगल बाय कोर्ट। तो इट मीन्स वो डेटर तो घट गया हमारा, लेकिन बी आर बढ़ गया। डेटर घट रहा है तो डेटर में उसको कर दो, और एंट्री भी यही बनती है, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे बाय, क्या नाम देंगे? बी आर अकाउंट, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिगर वहां से लिया हमने, कौन सा फिगर? 4180। देखो यहाँ डेबिट पे था, यहाँ क्रेडिट पे आ गया, वाइस वर्सा मोड में आ गया। हमेशा बी आर का जो बैलेंस होगा ट्रांसफर होगा डेटर अकाउंट में, ठीक है। ये हमारी बैलेंसिंग आ गई। अब हम करेंगे डेटर अकाउंट की बैलेंसिंग। 14,000 प्लस 1560 560 प्लस 1740 प्लस 4180 प्लस 5100, ये आ गया 25,580, ठीक है, 25,580। और माइनस करेंगे 360, माइनस कर देंगे 6160, तो 19,060 हमारा जो है बैलेंस आ गया। 19,060 रुपीज़ हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर से आ गया। और बैलेंस हमारा जो है डेबिट साइड बचा है, इट मीन्स वो क्रेडिट सेल होगा, टू क्रेडिट सेल्स। 19,060 रुपये की जो हमारी क्रेडिट सेल निकली, और क्वेश्चन में देखें 19,060 की हमारी क्रेडिट सेल निकली है। अब मान लीजिए अगर ये बैलेंस नहीं होता, बिल रिसीवेबल हमें उतने मिले, तो क्या क्रेडिटर हमारा इतना आता? 4180 तो होता ही नहीं उसमें। तो इसी की वजह से हम जो है बिल पेबल भी बनाते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट भी बनाते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि कितने बी आर हमने जो है एक्सेप्ट किए हैं। इट मीन्स हमारी जो है क्रेडिट सेल उतनी बड़ी है, ठीक है। ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट हुआ बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाने का। अब टोटल सेल्स हमारी निकाली जा सकती है, ठीक है। टोटल सेल्स अगर हम निकालें तो कैश सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैश सेल्स हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 8180 की, 8,180 रुपीज़, प्लस क्रेडिट सेल हमारी यहाँ निकल के आ गई 19,060 रुपीज़, और दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम तो 27,240 रुपीज़ हमारी जो है टोटल सेल्स निकल के आ गई है, ठीक है। और यही सेल्स हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। एक्यूरेट बैलेंस जानने के लिए इसीलिए हम बिल रिसीवेबल और डेटर अकाउंट दोनों साथ बनाते हैं, ठीक है। परचेज भी आपने जान ली और आपने सेल्स भी जान ली कि कैसे जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से निकाली जा सकती है, ताकि हम जो है कंप्लीट रिकॉर्ड्स यानी कि डबल एंट्री सिस्टम से अपनी अकाउंटिंग कर सकें। इसको नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है मिसिंग फिगर्स निकालना सीखा है कि हमें जो है अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से कोई फिगर मिसिंग है, सिंगल एंट्री रिकॉर्ड से हमें वो फिगर मिलता नहीं है, तो हम उसी रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करके डबल एंट्री सिस्टम यानी कि डेबिट और क्रेडिट का जो है फॉर्मूला अपना के कैसे उस मिसिंग फिगर को निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने क्रेडिट सेल निकालना सीखा, क्रेडिट परचेज निकालना सीखा, साथ में बिल बीपी कितने एक्सेप्ट हुए और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्रेडिटर्स पे, और बीआर कितने रिसीव हुए उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डेटर पे, वो हमने जो है इस वीडियो में से निकालना सीखा। अगली वीडियो में इसी का एक नया केस आएगा जिसमें हम जो है 2 अकाउंट साथ में बनाएंगे, लेकिन वो बीआर अगर दोनों लायबिलिटी नेचर के नहीं होंगे, दोनों अलग अलग नेचर के अकाउंट होंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, एसेट और लायबिलिटी। उन दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा एक ट्रांजैक्शन का, जैसे कि कोई बिल इंडोर्स हो जाता है, बिल रिसीवेबल तो हमारा एसेट है लेकिन वो इंडोर्स कर दिया किसको? क्रेडिटर को अपने। ये हमने केस सीखा था बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में कि एक बिल हमें मिला, हमने अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो वो 2 अकाउंट में इफेक्ट डाल रहा है, तो उस पर कैसे इफेक्ट डालता है वो हम सीखेंगे, और साथ में बिल रिसीवर बिल पेबल अकाउंट बनाने जो है अगली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। चलते हम भी, हैव अ नाइस डे।